यस, ओके गाइस। सो बीसीके में चैप्टर नंबर 4 हमारा पेंडिंग था, राइट? जो स्टूडेंट्स लाइव देख रहे हो, रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हो, और काफी स्टूडेंट्स को मैंने बोला है कि आप इसको लास्ट में ही करना, मतलब लास्ट चैप्टर करके करना। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे जून जो भी अटेम्प्ट होगा अभी 2021 या नवंबर 2021 और उसके बाद के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के लिए ये चैप्टर जो है पूरी तरीके से अमेंडेड है, पूरी तरीके से अमेंडेड है। काफी मैसिव चेंजेस है इस चैप्टर में। वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई डिड नॉट टेक इट टिल नाउ। काफी चेंजेस है इस चैप्टर में। कोई ऐसा डिफिकल्टी लेवल नहीं बढ़ाया गया है, यहाँ कुछ कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट्स नहीं डाले गए हैं, इजी वाली ही चीजें हैं, बेसिक चीजें ही है, बट चेंजेस है तो हमको वो समझना पड़ेगा। इसके पहले कंटेंट थोड़ा सा कम था, मतलब चैप्टर उतना ही है, 6 to 7 मार्क्स का वेटेज है चैप्टर का, बट पहले ना इसमें कुछ 10 पेज के आसपास ही था कंटेंट और काफी कम कंसेप्ट थे, मतलब कुछ कम चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा जैसे हम चैप्टर को देखेंगे। अभी थोड़ी सी ज्यादा चीजें इसमें डाली गई है। अगर मैं सिंपल बात करूं, मुझे एक बात बताओ, सपोज फॉर एग्जाम्पल हम जब कॉलेज में जाते थे, राइट? आप जब कॉलेज में जाते थे तो कॉलेज में जाने बाद एक पर्टिकुलर प्रोसीजर फॉलो किया जाता था, राइट? क्या प्रोसीजर होता था एडमिशन का? 10th पास कर लिया, सपोज 10th पास करने बाद आपको 11th 12th करना है कॉलेज से। व्हाट वाज द प्रोसीजर? कैन समवन टेल मी इन द चैट बॉक्स, लाइव बैच वालों, व्हाट वाज द प्रोसीजर? क्या प्रोसीजर होता था? व्हाट वाज द प्रोसीजर? शॉर्ट में अगर आप बता सकते हो क्या प्रोसीजर हुआ करता था, कैसे हम कॉलेज में एडमिशन लेते थे? मुझे एक बात बताओ, क्या हम वहां पे पहले जाके अप्लाई करने से पहले हम उस कॉलेज को समझते थे? हम उनका प्रोस्पेक्टस चीज करके आते हैं। प्रोस्पेक्टस मतलब क्या? कॉलेज खुद अपने बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो देता है, राइट? तो कॉलेज अपना प्रोस्पेक्टस बनाता था, वो प्रोस्पेक्टस आपको दे देता था, आपने जाके प्रोस्पेक्टस देख लिया, आप फॉर्म भरते थे। सेंट्रलाइज होगा अगर तो आप सेंट्रलाइज फॉर्म भरते थे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या बोर्ड के पास, फिर वो आपको कॉलेज अलॉट करते थे, या डायरेक्ट होता था तो अगर आप डायरेक्ट अलॉट करते थे, फिर वहां जाके आपने सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे दिए, फिर पता चला कि यार तुम तो जम्मू कश्मीर में रहते हो, तुम तो यहाँ रहते नहीं हो और तुम्हारे पास डोमिसाइल फॉर्म वगैरह कुछ नहीं है, तो तुम्हारा एडमिशन कैंसिल करना पड़ेगा। बट आपने प्रोस्पेक्टस लेते समय आपका एडमिशन कंफर्म हो करके आपने 5 लाख रुपए वहां पे भर दिए थे, फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए, बड़े लोग बड़ी बात है, तो 5 लाख रुपए आपने भर दिए समझो वहां पे, राइट? अब मेरा क्वेश्चन ये है, मुझे बताओ क्या आपको 5 लाख के 5 लाख रुपए रिफंड मिलेंगे? पॉसिबल है, नंबर 1। नंबर 2, उसमें से कुछ अमाउंट कट होकर आपको मिलेगा, बिकॉज आपके पास डोमिसाइल नहीं है, आप नहीं ला पाए उसको, ये तो आपको पता था, तो आपने एडमिशन नहीं लेना था, बिकॉज डोमिसाइल वाज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स। तो हो सकता है कि वो नहीं पता है, तो आपने उसमें से थोड़ा सा उसको वो कम कर देंगे, डॉक्यूमेंट चार्जेस, पेनल्टी चार्जेस समझो 50,000 कम करते, 4.5 लाख रुपए दे दिए। अब वो आपको बोलेंगे भाई ये तो हमारी पॉलिसी है, ये हमारी पॉलिसी है, हम ऐसे स्टूडेंट को एडमिशन नहीं दे सकते जिसके पास डोमिसाइल नहीं है और वो दूसरे स्टेट का है। और नंबर 2, अगर ये ऐसा केस है और आपको अगर रिफंड देना है तो हम इतना अमाउंट 10% निकाल के आपको बाकी का रिफंड दे सकते हैं, ये हमारा पॉलिसी है। कैन यू डू समथिंग अगेंस्ट दैट? कैन यू डू समथिंग अगेंस्ट दैट पॉलिसी? बताओ मुझे, हाँ या ना, यस और नो? कुछ कर सकते हो क्या इसके अगेंस्ट? पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हो क्या? मिनिस्ट्री के पास जा सकते हो क्या? कैन यू डू समथिंग? नो। व्हाई? बिकॉज दैट इज देयर पॉलिसी। समझ रहे हो क्या? इसी तरीके से हर बिजनेस की एक पॉलिसी होती है, हर बिजनेस की एक पॉलिसी होती है। अगर मैं बात करूं सिंपली स्पीकिंग, रेलवे स्टेशन पे जो केटरिंग वाले काउंटर्स लगे होते हैं, जो फूड प्रोवाइड करते हैं आपको, जो फूड सेल करते हैं आपको, इन लोगों की भी पॉलिसी होती है। जैसे अगर कोई गरीब इंसान रहा, उसके पास उसका प्रूफ रहा बिलो पॉवर्टी लाइन का, सो दैट पर्सन कैन गेट फूड एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर मील। लंच करना है 10 रुपए में मिल जाएगा लंच। वही चीज अगर आप लेने जाओगे तो आपको महंगा मिलेगा। आपने म्यूजियम विजिट किया होगा जिंदगी के अंदर में एक आध बार, म्यूजियम के एंट्रेंस पे लिखा होता है कि अगर कोई फॉरेन नेशनल है या कोई टूरिस्ट है जो यहाँ घूमने नहीं, स्टडी रिसर्च वगैरह करने आया है, उसके लिए हम ज्यादा चार्ज करेंगे 200 रुपए, बाकी लोगों के लिए 10 रुपए। इतना फर्क, पॉलिसी है भाई। अच्छा, इंडिया की ऐसी पॉलिसी है कि अगर कोई इंडिया के बाहर से सेकेंड हैंड कार इंपोर्ट करना चाहे इंडिया में और उसको इंडिया में सेल करना चाहे, वो नहीं कर सकता। उसको ये करने के लिए, या इंडिया में न्यू कार भी सेल करने के लिए, उसको इंडियन कंपनी के साथ टाई अप करना पड़ेगा। समझ रहे हो? टोयोटा इज वन ऑफ द एग्जांपल्स, हीरो होंडा इज वन ऑफ द एग्जांपल्स। तो इन शॉर्ट इंडिया की पॉलिसी क्या है? इंडिया की पॉलिसी है बिजनेस की, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, कि यार तुमने यहाँ पे इंडिया में एक कंपनी के साथ टाई अप करना, इंडिया में रहना, तुमने इंडिया के एक कंपनी के साथ जुड़ना, इंडिया में पैसा कमाना, इंडिया में रेवेन्यू बांटना, इंडिया में टैक्स पे करना। सिंपल। तुम इंडिया के बाहर रह के इंडिया में कार नहीं सेल कर सकते। ऐसे बहुत सारे पॉलिसीज होते हैं, हर कदम पे आपको पॉलिसीज मिलेंगे। हर बिजनेस के, हर इंस्टीट्यूट के, हर मिनिस्ट्री के, हर बिजनेस के अपने अपने पॉलिसीज होते हैं और इन्हीं पॉलिसीज के बारे में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। प्लस गवर्नमेंट, जैसे आप नाम देख सकते हो चैप्टर का,
नाम देखो क्या है चैप्टर का, गवर्नमेंट ने बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, बिजनेस को एनकरेज करने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या क्या पॉलिसीज बनाई है आज तक। अगर आप देखोगे यहां पे इस चीज में, तो यहाँ पे एंशिएंट इंडिया, ब्रिटिश रूल, इंडिपेंडेंस के बाद ऑन दी बेसिस ऑफ स्कोप, ऐसे बहुत सारी चीजें डिवाइड की गई है। तो अगर मैं हिस्टोरिकल की बात करता हूं, सिंपली स्पीकिंग, हिस्टोरिकली में बहुत सारे पॉलिसीज बनाए गए हैं, बहुत सारे। मतलब ब्रिटिश जब इंडिया को रूल करता था तो ब्रिटिश की एक अलग पॉलिसी होती थी कि तुम अगर कमाओगे तो उसमें से इतना परसेंट हमको तुमने टैक्स देना है। ये क्या है, ये भी एक पॉलिसी बन गई है। अलग अलग मिल्स हुआ करते थे, बड़े बड़े मिल्स हुआ करते थे, वर्कर्स जाते थे वहां पे काम करने के लिए, उनकी भी पॉलिसीज होती थी। ऐसे बहुत सारी पॉलिसीज जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आगे। तो जो मैंने आपको एग्जांपल्स हैं टोयोटा वगैरह यहाँ पे दिए हुए हैं, आप बाद में पढ़ सकते हो, अभी ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। अब आ जाओ यहाँ पे, अब आ जाओ यहाँ पे। जैसे ही इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, जैसे ही इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिला? 1947 में। ओ गाँव वालों पता है ना? हाँ, 1947 में इंडिपेंडेंस मिल गया। पॉलिसी रेजिम ऑफ मिड 50s, मतलब उसके बाद से लेके 90s के पहले तक। सी इंडिया के इकोनॉमिक्स में अगर देखा जाए, दो फेजेस में इसको बांटा जाता है। बिफोर मनमोहन सिंह वाला फेज है और आफ्टर मनमोहन सिंह वाला फेज है। सर मनमोहन सिंह एज प्राइम मिनिस्टर? नो, मनमोहन सिंह एज द फाइनेंस मिनिस्टर। मनमोहन सिंह जो थे ये 1991 में जब एलपीजी आया था तब ही वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर टिल डेट, राइट। तो इन्होंने यहाँ पे काफी चेंजेस लाए थे जब रिसेशन वगैरह हुआ था, इन्होंने काफी चेंजेस लाए थे और वो जरूरी थे इंडिया के लिए उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। एल्स इंडिया सर्वाइव नहीं कर पाता था, इंडिया ग्रो नहीं कर पाता जिस जगह पे हम आज है। हम आज भी बोलते हैं हम अभी तक डेवलप हो रहे हैं, बाकी देश हमारे से आगे है। सेम कंडीशन तब भी थी, राइट, बट कंडीशन बहुत सीवियर हो चुकी थी, राइट। अब उस टाइम पे पॉलिसीज क्या काम करती थी और उसके पहले 50 से लेके 90s तक वो 40 सालों में पॉलिसीज किस टाइप की होती थी, अगर हम कंपेयर करना चाहे इनको, तो ये प्रॉपर चार्ट यहां दिया हुआ है। अब 5 पॉइंट्स दिए हुए, एक एक करके देखेंगे। पहला क्या? एविडेंट नेचर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। हमने इसके पहले, हमने आज इस चैप्टर के पहले भी हमने देखा हुआ है, आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा कि अलग अलग टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं, राइट। इस चैप्टर में भी फिर से नीचे आने वाला है डिटेल में। एक होता है जहां पे गवर्नमेंट पूरा कंट्रोल करती है, स्टेट कंट्रोल्ड बिजनेसेस। यहाँ पे गवर्नमेंट 90% बिजनेसेस चलाता है, जो गवर्नमेंट बोला वही फाइनल, गवर्नमेंट चलाता है सब कुछ। दूसरा है वो सोशलिस्ट होंगे, दूसरा है कैपिटलिस्ट, यानी कि प्राइवेट लोग सब चलाते हैं, जैसे अमेरिका में होता है, राइट। रशिया में सोशलिस्ट होता है, यहाँ पे अमेरिका में कैपिटलिस्ट होता है। कैपिटलिस्ट सिस्टम मतलब क्या? प्राइवेट हाथों को दे दिया, गवर्नमेंट बोलती है मैं मेरा काम करूंगी, तुम बिजनेस संभालो, तुम प्रॉफिट कमाओ, मेरे को टैक्स दे दो, बस। मिडिल तो पार्टनरशिप है बाय डिफॉल्ट, काफी परसेंटेजेस तक, राइट। सो यहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आ गई 1990s के बाद इंडिया में अगर देखा जाए तो। मतलब इंडिया में पहले से लेके अभी तक मिक्स्ड इकोनॉमी ही था। पहले पब्लिक सेक्टर ज्यादा था डोमिनेंट, यानी कि पहले हम मिक्स्ड ही थे, पहले से हम मिक्स्ड थे। हमारे पास सोशलिस्ट भी था, स्टेट भी कुछ कंट्रोल कर रहा था, गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी, एट द सेम टाइम प्राइवेट लोग भी कंट्रोल कर रहे थे, अंबानी, टाटा एक्सेट्रा जो भी है। बट इसका जो प्रपोर्शन है ना, गवर्नमेंट कंट्रोल बिजनेसेस एंड प्राइवेट पीपल कंट्रोल बिजनेसेस, ये चेंज हो गया। 1950s में अगर देखा जाए तब गवर्नमेंट ज्यादा कंट्रोल कर रहा था, बट फिर गवर्नमेंट को समझना है भाई अगर मैं यही कंट्रोल करते बैठूंगा तो मैं देश कैसे चलाऊंगा, समझ रहे हो, जो कि बहुत जेन्युइन चीज है। तो इन्होंने कैपिटलिस्ट पे शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो मिक्स्ड इकोनॉमी ही रही है हमेशा से, टेक्निकली देखा जाए तो। पहले सोशलिस्ट का प्रपोर्शन ज्यादा था, अभी कैपिटलिस्ट का प्रपोर्शन ज्यादा है, ठीक है। दूसरा, डोमिनेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक गवर्नेंस, मतलब किस तरीके से ये लोग पूरी इकोनॉमीज को चला रहे थे, क्या कर रहे थे। इनका फोकस 1990s में ये हुआ करता था कि हम इंडिया में क्या क्या पॉलिसीज लाए, हम इंडिया में किस तरीके से बिजनेसेस को बढ़ाए। मतलब इन शॉर्ट ये लोग सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू पे ध्यान नहीं देते थे ज्यादा। ये कहां ध्यान देते थे? हम ज्यादा से ज्यादा बिजनेस, ज्यादा से ज्यादा लोगों किस तरीके से बढ़ाए कि तुम इंडस्ट्रीज में आओ, तुम जॉब करो, एम्प्लॉयमेंट कम नहीं रहना चाहिए, सब प्रॉपरली होना चाहिए। इकोनॉमिक प्लानिंग कर रहे थे, ये प्लानिंग में ही थे सिर्फ। 40 साल तक ये लोग प्लानिंग में ही थे सिर्फ। जबकि 1991 में एलपीजी वगैरह के आने के बाद मार्केट खुल गया, तो उन्होंने मार्केट मैकेनिज्म पे काम किया कि इंडिया के बाहर से अगर इंडिया में कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, इंडिया में बिजनेस खोलना चाहता है, तो इनको समझ आ गया कि यार इससे हमारा ही फायदा है, हम ही तो टैक्स कलेक्ट करने वाले, हमारे रिसोर्सेस यूज होने वाले हैं, उनका इंटेलिजेंस यूज होगा, उनकी टेक्नोलॉजी यूज होगी, तो उनको बुला लो इंडिया में। अब अगर ये इंडिया में आएगा तो ये कितना पैसा डाल सकता है, कितना पैसा नहीं डाल सकता है। इंडिया का कोई बिजनेस है तो उसने कितना टैक्स पे करना, ये बिजनेस कहां कहां अपने ब्रांचेस ओपन कर सकता है, इसको कौन सी चीज का लाइसेंस मिल सकता है, मार्केट मैकेनिज्म। मतलब पूरा सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि मार्केट अगर सेल ही नहीं करेगा हमारा बिजनेसमैन, तो पैसा कहां से कमाएगा, वो ग्रो कहां से करेगा। इनको ये चीज समझना आगे 40 साल में। गाइस फॉलो कर रहे हो, जो भी लोग लाइव देख रहे हैं, यहां तक चीजें क्लियर है, ठीक है, हाँ या ना? यस। रिकॉर्डेड वालों कॉफी वगैरह छोड़ दो, सामने ध्यान दो, कॉफी वगैरह बाद में पी लेना, ठीक है।
जम रहा है यहां तक? यस, तीन ही स्टूडेंट्स ने रिप्लाई किया है। ओके यस, रितिका, तरुण, अरविंद, विश्वजीत। बाकी क्या? अमोघ, मुस्तकीम, अनुराग, रूहीन। चलो ग्रेट। सर ऐसा ही चैप्टर चलेगा क्या? हमको नींद आ जाएंगी सर इस चैप्टर में? नहीं नहीं नहीं, ये तो हम स्टार्टिंग इनिशियल पार्ट दिख रहे हैं। एक बार चैप्टर चालू होगा ना, पॉलिसी क्या होती है, पॉलिसी कैसे बनती है, वहां पे एक्चुअल में चैप्टर आपका स्टार्ट होगा। ये सब तो बैकग्राउंड चल रहा है अपना। आओ बाकी के पॉइंट्स देख लेते हैं फटाफट। ओपननेस ओरिएंटेशन। ओपननेस ओरिएंटेशन सर, ओपननेस मतलब क्या? खुला, खुलापन। सी अपन क्या बोलते हैं, एक जमाना होता है। मुझे एक बात बताओ, अगर आप एज अ स्टूडेंट, आप एज अ स्टूडेंट, आप आपके दोस्त वगैरह है आपके घर के आजू बाजू में, और आपको आपका मॉम डैड बोलते हैं तुमको घर पे ही रहना, हम तुमको नहीं खुला छोड़ेंगे, तुमको घर पे ही रहना, तुम बाहर गए, तुम घूम गए, तुम किडनैप होंगे तो हमारा क्या होगा, या तुम्हारा क्या होगा, हम तो मर जाएंगे। राइट, ऐसी चीजें हो सकती है। ट्रेडिशनली ये तो बहुत होती थी, आज भी होती है। राइट, अब मुझे एक बात बताओ, इसका असर आप पे क्या पड़ेगा? क्या आप कम सीख पाओगे? बिकॉज आप आपके एज के लोगों के साथ तो खेल ही नहीं रहे हो, तुम तो घर पे बैठ के वर्चुअल कुछ ना कुछ यूट्यूब पे देख रहे हो, कार्टून देख रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। व्हेन यू गो एंड एक्चुअली प्ले विथ योर फ्रेंड्स, यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। तुम बहुत सारी चीजें सीखोगे। करेक्ट है नहीं? हाँ या ना? इंटरेक्ट करते रहो लाइव वालों। हाँ, सो ये ओपननेस जो एक रिस्ट्रिक्शन फ्री चीज आपको दे दी आपके पेरेंट्स ने, जाओ बिंदास खेलो, घूमो फिरो, जो करना है दोस्तों के साथ करो। यहां पे आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आप चीजें हैंडल करना सीखोगे, आप गिरोगे, खुद उठोगे, रोगे भले, बट यू विल वॉक अप अगेन। आप खुद सब चीजें करना सीखोगे। इससे आपको और आपके फैमिली को ही फायदा होने वाला है। बट लोग कई बार ये चीज नहीं समझते हैं। इंडिया गवर्नमेंट भी ये चीज नहीं समझ पाई थी। इंडिया ने पहले बोला नहीं, हम जो करेंगे ना हमारे कंट्री में करेंगे, हमारे ही लोग उठेंगे, हमारे ही साथ काम करेंगे, और यहीं पे सब कुछ होगा। समझ लो बात को? हाँ या ना? यहीं पे सब कुछ होगा। सो यहां पे अब जिस सिचुएशन की हम बात करते हैं, अगर यहीं पे सब कुछ होगा तो वो लिमिटेड चीजें आ जाती है। इंटेलिजेंस लिमिटेड, नॉलेज लिमिटेड, एक्सपीरियंस लिमिटेड, सब कुछ लिमिटेड। 1991 में इनको समझने आ गया, मनमोहन सिंह ने बोलेगा नहीं भाई, हम सब खुला कर देंगे, हम ग्लोबल जाएंगे, कोई भी इंसान यहाँ के बेच सकता है, यहाँ के बना सकता है, हम भी कहीं भी जाएंगे बना सकते, कहीं भी कुछ भी बेच सकते हैं। ओपन इकोनॉमी है अभी, पहले क्लोज्ड इकोनॉमी थी। बेटा इसके बाद 1990s के बाद आज तक इंप्रूवमेंट ही हुई है इन सब चीजों में, ये चीजें कम नहीं हुई है, इन सभी चीजों में इंप्रूवमेंट ही हुआ है आज उसके टाइम के बाद। राइट, गवर्नमेंट का रोल बिजनेस में पहले क्या था? पहले उनका था कि हम लोग एक्वायरिंग कमांडिंग हाइट्स थ्रू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब हर जगह इंश्योरेंस सबसे बड़ी कंपनी मेरी, टेक्सटाइल सबसे बड़ी कंपनी मेरी, पावर सबसे बड़ी कंपनी मेरी, बाकी तुमको जो करना है करो। ये उनका एटीट्यूड हुआ करता था पहले, बिकॉज इनको ज्यादा पैसा चाहिए था, इनको सब अपने कंट्रोल में चाहिए था, भले वो लॉस में हो। ठीक है, समझ रहे हो? उनको तो प्रॉफिट होता था ना। अब क्या है? स्टेट ओनरशिप ऑफ बिजनेस एज एक्सेप्शन, मतलब आइडियली प्राइवेटाइजेशन ही है। मोस्ट केसेस में जो पब्लिक एंटिटीज है उसको सेल किया गया है, अगर आप देखोगे तो। बट हाँ, कुछ कुछ है एज एन एक्सेप्शन, काफी स्टेट ओनरशिप भी है, जैसे आईआरसीटीसी, उसको भी प्राइवेटाइज करेंगे धीरे धीरे ये लोग। राइट, चलो नेक्स्ट, रोल ऑफ गवर्नमेंट विज़ प्राइवेट बिजनेस। अगर मैं प्राइवेट बिजनेस, अभी गवर्नमेंट की बात करूं तो पहले रेगुलेशन और कंट्रोल था, अब क्या है? रेगुलेशन बना के रख देंगे, उसको भी कम कर दिया है, लिबरलाइज कर दिया है, कम से कम रेगुलेशंस, उनमें तुम चलो, खत्म। समझ रहे हो बात को? हाँ या ना? ठीक है, 2 मिनट देता हूं, इसको गो थ्रू कर लो, समरी बना के लिखना है तो लिख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, गो फॉर इट फास्ट।
डन। ओके, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट, अब अलग अलग टाइप के इकोनॉमिक पॉलिसीज उन्होंने बनाए। सर इकोनॉमिक पॉलिसीज मतलब क्या? इकोनॉमिक पॉलिसीज में पहले तो ये सब चीजें इंक्लूडेड है जो हम देखेंगे, राइट? बट एट फर्स्ट व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक पॉलिसी? उससे पहले पॉलिसी का मतलब क्या? पॉलिसी हमने ऊपर देखा, अभी कोई रूल रेगुलेशन नहीं बोल सकते, बट एक चीज को करने का पर्टिकुलर तरीका। अगर वैसे वो चीज नहीं होती है तो भी दिक्कत है, वो फॉलो करना ही है। पॉलिसी बनाई है गवर्नमेंट ने, फॉलो करनी है। पॉलिसी बनाई है कॉलेज ने, स्टूडेंट ने, फॉलो करनी है। एग्जाम्पल, ठीक है। अब इकोनॉमिक पॉलिसी मतलब क्या? इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन को बेहतर करने के लिए, यहां मैं अनऑफिशियल ये भी बोलना चाहूंगा, कई बार इकोनॉमिक सिचुएशन को गिराने के लिए अलग अलग तरीकों से ऐसे पॉलिसीज को बनाया जाता है, राइट? डिपेंडिंग अपॉन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, डिपेंडिंग अपॉन गवर्नमेंट विच इज इन पावर, पार्टी इन पावर, डिपेंडिंग अपॉन द पीपल, ब्यूरोक्रेट्स, ऑफिसर्स हु आर एक्सपर्ट्स इन द कैबिनेट्स, जो प्रेजेंट है उन लोगों के सबसे पॉलिसीज बनती है। अगर मैं एक मैक्रो लेवल पे बात करता हूं, मैक्रो मैक्रो मतलब मैं एक ब्रॉडर लेवल पे बात करता हूं, तो ये दो टाइप के पॉलिसीज होती है। एक फिस्कल पॉलिसी होती है, दूसरी मॉनेटरी पॉलिसी होती है। फिस्कल पॉलिसी मतलब क्या? अगर मैं फिस्कल की बात करता हूं तो ये रिलेट करता है पब्लिक एक्सपेंडिचर से, पब्लिक से आया हुआ पैसा, यानी कि क्या? मोस्टली टैक्सेस, चार्जेस, फीस एक्सेट्रा, ये सब जो पैसा गवर्नमेंट के पास आता है, गवर्नमेंट इसको खर्चा कैसे करती है। तो फॉर एवरी ईयर दे हैव अ फिस्कल पॉलिसी। इस साल हम इतना पैसा एजुकेशन पे डालेंगे, इस साल हम इतना पैसा इसमें डालेंगे, और फिर फिस्कल डेफिसिट, यूजुअली डेफिसिट ही होता है इसके में, बिकॉज जितना आता है उससे ज्यादा खर्चा ये लोग अलॉट करते हैं इनके रिजर्व्स वगैरह में से, राइट? या फिस्कल प्रॉफिट जो भी है हर साल का ये निकाला जाता है। एट द सेम टाइम मॉनेटरी पॉलिसी ऑल्सो, मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है? बेसिकली फ्लो ऑफ मनी, फ्लो ऑफ करेंसी, इसको ध्यान पे रखा जाता है मोस्ट प्रोबेबली, समझ रहे हो? हाउएवर इनके अंदर छोटे मोटे पॉलिसीज बहुत सारे होते हैं विच आर डायरेक्टली नॉट रिलेटेड टू दीज थिंग्स, बट यस ये चीजें भी होती है। तो मैक्रो लेवल पे मैनेज करने के लिए कुछ इस टाइप के पॉलिसीज आए हैं। और सेक्टर, सेक्टर मतलब क्या? एक पर्टिकुलर डोमेन। अब जैसे मैं बात करता हूं से एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, अलग अलग, फॉरेन ट्रेड, ये पॉलिसीज क्या है? सी इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, हम पैसे की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, उनके रिलेटेड रूल्स की बात कर रहे हैं, तो उनके रिलेटेड ही सब कुछ होगा, बट सेक्टर वाइज होगा। एग्रीकल्चर में क्या होगा? जैसे चैप्टर नंबर 5 में हमने देखा, आरबीआई तो सब बैंक्स को रूल करेगा, बट आरबीआई के अंदर में नाबार्ड करके एक है, नाबार्ड सिर्फ एग्रीकल्चर रूरल सेक्टर को ज्यादा रूल करेगा, बट वो भी आरबीआई के डायरेक्शन पे काम करेगा। तो एग्रीकल्चर पॉलिसी बनेगी, शायद फिस्कल के अंदर बनेगी, मॉनेटरी के अंदर बनेगी, जरूरी नहीं इनके अंदर ही बनना, ये अलग से भी पॉलिसी बन सकती है, राइट? बट इसका इंटेंशन क्या है? इकोनॉमी को ग्रो करना, पूरी कंट्री को ग्रो करना, सेक्टर को ग्रो करना। बट सेक्टोरल पॉलिसी मतलब एग्रीकल्चर वाले ये फॉलो करेंगे। इंडस्ट्रीज, कोई भी इंडस्ट्री हो सकती है, अच्छा इसमें अलग अलग पॉलिसीज भी हो सकती है। इसमें ऐसा भी हो सकता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, बॉलीवुड जो फिल्म्स वगैरह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है ये भी हो सकता है, या फिर आपका यहाँ पे सपोज स्पोर्ट्स वाली इंडस्ट्री होगी ये भी हो सकता है। सो एनी इंडस्ट्री कैन बी देयर। ये पॉलिसी सभी इंडस्ट्रीज के लिए, बिजनेसेस के लिए भी बन सकती है, या एक इंडस्ट्री का एक डोमेन के लिए भी बन सकता है, सिर्फ टेक्सटाइल वालों के लिए, सिर्फ ऑटोमोबाइल वालों के लिए, सिर्फ एंटरटेनमेंट वालों के लिए, ऐसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब उस सेक्टर ने उस पॉलिसी को फॉलो करना है। लास्टली फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, अगर एक कंपनी फॉरेन की, उसको इंडिया के कंपनी में बिजनेस में पैसा डालना है, वो कैसे डाल सकती है, कितना पैसा डाल सकती है, कब तक डाल सकती है? ठीक है, मैं चाहता हूं शॉर्ट में इसको देख लो, लिख लो, गो फॉर इट फास्ट। सर इसी में से क्वेश्चन आएंगे क्या? यस। लाइव है, चलो हो गया तो फटाफट बताओ।
ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सर ये सब जो आप स्किप करवा रहे हो ये पढ़ना है क्या बेटा? ये सब मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है जब मैं ये सब चीजें समझा रहा था ना, यहाँ पे भी पॉलिसीज वगैरह एक्सप्लेन किया हुआ है, आप चाहो तो एक बार रीड कर सकते हो। हाउएवर जो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको समझा ही रहा हूं, तो यू नीड नॉट वरी। ठीक है, आ जाओ। चलो ध्यान देते हैं सामने पॉलिसी बनती कैसे है। देखो पॉलिसी फॉर्मुलेशन ये एक एक टॉपिक हो जाता है, और इंपैक्ट ट्रांसमिशन मतलब देखो अभी पॉलिसी बनती कैसे है। सी मुझे एक बात बताओ, अगर हमें अपने लिए एक पॉलिसी बनानी है तो हम क्या करेंगे? से फॉर एग्जांपल मुझे ये पता है कि मैंने रात में से फॉर एग्जांपल 11 बजे सपोज सो जाना है, सुबह 6-7 बजे के बीच में उठना है, दिन भर में कितने भी क्लास लूं क्या लूं जो भी लूं सब चलेगा। मेरा सुबह नाश्ता जो है 8 बजे हो जाना चाहिए से फॉर एग्जांपल। वर्कआउट वगैरह समझो 2 घंटे दिन में मुझे देना है अपने बॉडी के लिए। फिर मेरा लंच होना चाहिए 12:30-1 बजे के आसपास, और मेरा डिनर हो जाना चाहिए 7 से 8 बजे के बीच में। सपोज ये मेरा शेड्यूल, ये मेरा टारगेट है, मुझे पता है राइट। अब ये जो है ये मेरा टारगेट है कि ये मुझे अचीव करना है। अब आज मैं कहा हूं, सपोज मैं सुबह उठ रहा हूं 11 बजे, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, नाश्ता मैंने किया ही नहीं, बस चला गया मैं लेक्चर लेने, लेक्चर ले लिया, सब कुछ हो गया। 3-4 बजे भूख लगी तब खाना खा लिया, रात का खाना 10-11 बजे क्लासेस खत्म करके ले लिया। मतलब इन शॉर्ट जो मैं करना चाह रहा हूं और जो मैं कर रहा हूं इन दोनों में डिफरेंस है बहुत ज्यादा। अब प्रॉब्लम क्या है, इसकी वजह से मेरी हेल्थ पे सपोज इंपैक्ट पड़ रहा है। नाउ दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स। जो मैं शेड्यूल की बात कर रहा हूं ना, ये मैं एक अलग वे में भी बात कर रहा हूं आप लोगों के लिए, बिकॉज स्टूडेंट्स यूजुअली क्या करते हैं, दिन भर लेक्चर देखना, या समझो जब फेस टू फेस तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा इंटरमीडिएट के टाइम पे, फाइनल के टाइम पे, तो दिन भर ऑफिस में रहना, दिन भर लेक्चर्स में रहना, वही सब करना, यहीं पे टाइम जाता है, हेल्थ पे ध्यान नहीं देता है स्टूडेंट। यूजुअली होता है, जो मैंने देखा हुआ है और मेरे साथ भी हुआ है। सो मुझे ये बताना है कि हमें ये पता चल गया कि क्या गलत जा रहा है, इससे क्या इंपैक्ट हो सकता है, मतलब क्या नुकसान हो सकता है मेरा, ये भी मैं अवेयर हो गया हूं कि यार मेरे हेल्थ इफेक्ट्स सीरियस हो सकते हैं अगर मैं ध्यान नहीं देता हूं, तो मेरा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। और इसके अलावा काफी प्रॉब्लम्स है जो होते रहेंगे कंटिन्यूसली हेल्थ के रिलेटेड। अभी नहीं हो गए ये कंटिन्यूस, आगे एक बार आप 22, 25, 30 की एज में आओगे ना तो ये प्रॉब्लम्स हो गए, और ये कंटिन्यूस होता है। साइंटिस्ट्स हैव द एविडेंस फॉर इट, एंड दिस इज ऑल बिकॉज आवर हैबिट्स एज ऑफ नाउ इन दिस एज। मतलब जो 16-17 के बाद की एज है ना, 20-25 तक, ये डिफाइन करेंगे तुम्हारी बॉडी आगे कैसे चलेगी, तुम्हारी हेल्थ कितनी अच्छी रहेगी आगे। अब सॉरी, अब मुझे यहां पे एक चीज बोलनी है, प्रॉब्लम दिख गया, प्रॉब्लम क्या है और उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, टारगेट जो हमारा बना हुआ है वहां तक पहुंचना है। सेम चीज होती है गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट क्या करती है भाई, देखो महाराष्ट्र के जो लोग हैं इनको ना कंटिन्यूस इस चीज से प्रॉब्लम होता है। मुंबई के जो लोग हैं सपोज फॉर एग्जांपल हैवी रेन से उनको प्रॉब्लम है, बारिश आई कि यार ट्रैफिक जाम हो जाएंगी, एकदम बड़े बड़े गड्ढे फिलअप हो जाएंगे, फ्लड्स आने का रिस्क बन जाता है मुंबई वगैरह एक्सेट्रा, ट्रेन्स नहीं चल पाती है, फ्लाइट्स लैंड होती है, एरोप्लेन्स लैंड होते तो वो क्रैश हो सकते हैं या वो फिसल सकते हैं, ऐसे बहुत सारे इश्यूज आते हैं छोटे मोटे। अब ये समझ गया, अब ये क्या हो गया, मुझे प्रॉब्लम ध्यान पे आया, फिर इसका सोल्यूशन ढूंढूंगा मैं। इसका सोल्यूशन ढूंढने के बाद मुझे ये देखना है कि वो सोल्यूशन से क्या मेरा इंपैक्ट ट्रांसमिशन हो रहा है, मतलब क्या उससे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। मतलब पॉलिसी तो बनाओगे आप, पॉलिसी बनाओगे उस चीज के ऊपर काम करने के लिए कि यार सुबह इतने बजे उठूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, पॉलिसी बनाई आपने, इंपैक्ट ट्रांसमिशन होना चाहिए, यानी कि वो चेंज होनी चाहिए, आपने सक्सेसफुल होने चाहिए, राइट। ऐसा नहीं कि आज रात को सोच लिया कि चलो मैं आज 10 बजे सो रहा हूं, कल सुबह 6 बजे उठूंगा, और तुम आज रात को 10 बजे सोए, कल सुबह तुम 10 बजे उठे, तो वो नहीं, इंपैक्ट नहीं हो। पॉलिसी तो बनाई है ना, इंपैक्ट नहीं हो रहा, तो पॉलिसी फॉर्मुलेट करो, और पॉलिसी फॉर्मुलेट करने के साथ साथ इंपैक्ट करो उस पॉलिसी का कि यार ये पॉलिसी काम कर रही है क्या, चीजें हो रही है क्या, ठीक से समझ रहे हो भाई। ये मीनिंग क्या है इन वर्ड्स की, बिकॉज एमसीक्यूज में ये वर्ड्स कवर होते हैं, इसके लिए समझा रहा हूं। अब यहां देखना इन्होंने क्या क्या बात की, इन्होंने 5 चीजों की बात की है। देखा जाए तो पांचों के पांचों एकदम प्रॉपरली रिलेवेंट नहीं बनाया गया है। अगर मैं पुराने वाले बीसी के चैप्टर 4 की बात करूं ना, उसमें एकदम प्रॉपर तरीके से इस चीज को समझाया गया था, जो मैंने आपको अभी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। अब यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ये पॉइंटर्स एक्सप्लेन करता हूं, बिकॉज एमसीक्यू तो यहीं से आएगा, न्यू बुक से आएगा। देखो पॉलिसी कंटेक्स्ट, ये बात कर रहे हैं सिर्फ कॉन्टेक्स्ट की, यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कंटेंट की, ये बात कर रहे हैं वो इंस्टीट्यूशंस की जो उस पॉलिसी को ये करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स एंड मार्केट पार्टिसिपेंट्स। समझा रहा हूं, ध्यान देना, एक ही बार समझाऊंगा। पॉलिसी कंटेक्स्ट मतलब क्या,
एनवायरमेंट में क्या चल रहा है, किस जगह पे हम रुके हैं, कहाँ एनवायरमेंट मतलब हवा पानी वाला नहीं, बिजनेस का एनवायरमेंट जो हमने चैप्टर 2 में पढ़ा हुआ है। तो कौन से कॉन्टेक्स्ट में मैं पॉलिसी बना रहा हूँ, मुझे किसको सपोर्ट करना है, मुझे मुंबई में जो लोकल लोग रहते हैं, जो ट्रैवल करते हैं, उनको सपोर्ट करना है, उनके लिए मुझे पॉलिसी बनानी है। समझ रहे हो बात को, हाँ या ना, ताकि उनको कुछ अफेक्ट ना हो। कोविड की वजह से किनको अफेक्ट हो रहा है, छोटे छोटे बिजनेसमैन को, जिनको दुकान बंद रखने पड़ रहे हैं। तो वो कंटेक्स्ट को देखना है कि यार इनको कम से कम सर्वाइव करने जितना पैसा मिले, वो मेरा मेन टारगेट है एज अ गवर्नमेंट, राइट। कंटेक्स्ट, कंटेंट मतलब क्या, अब तुम कितना बेनिफिट उनको दोगे, बेनिफिट कैसे दोगे तुम उनको। चलो हमने बोल दिया कि हर बिजनेसमैन, जो छोटा बिजनेसमैन है, इनको 2 साल टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, फॉर एग्जांपल, जो भी गवर्नमेंट के हाथ में है। या गवर्नमेंट बोल सकती है कि जो रजिस्टर्ड बिजनेस है, हम उनको 1-1 लाख रुपया साल भर का दे देंगे, तुम उसमें से तुम्हारा थोड़ा बहुत घर चला लो, पॉसिबल है। अब कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो ये ध्यान देगा, समझो हमने डिसाइड कर लिया लाख रुपए देना है साल का, कौन सा इंस्टीट्यूशन है, कोई बैंक के थ्रू है। गवर्नमेंट तो डायरेक्ट घर पे नहीं आ सकती बैठने के लिए कि यार भाई ले आजा लेके जा, ऐसा तो नहीं होगा। तो जो बिजनेस का अकाउंट है जिस बैंक में, वो बैंक शायद इंस्टीट्यूशन बन जाएगा सपोर्ट करने के लिए। समझ रहे हो। इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, बैंक के लोग हैं, गवर्नमेंट के लोग हैं जो इसके पीछे काम कर रहे हैं, जो फॉलोअप कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पीपल जो है, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स है जिसके थ्रू हम सब ये चीजें करने वाले हैं। इंस्ट्रूमेंट इज नॉट ओनली पीपल, इट इज रिसोर्सेस एज सच। कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। कोई बॉन्ड आप दे रहे हो सपोज लोगों को कि यार तुमको हम 1 लाख रुपए देंगे, ये बॉन्ड तुम्हारे पास रखो, इसको जाके तुम बाद में रिडीम कर सकते हो, या ये कार्ड तुमको देंगे, इतने इतने लिमिट तक तुम उसको यूज कर सकते हो। इंस्ट्रूमेंट्स ये भी हो सकते हैं। मार्केट एंड मार्केट पार्टिसिपेंट्स, लोग जो है जिनको बेनिफिट जा रहा है, वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये भी पॉलिसी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। मतलब अगर आप देखोगे, ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन का पार्ट है। पहला दो, कंटेक्स्ट और कंटेंट, ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन का पार्ट है। यहां से इंपैक्ट चालू होता है। जितना अच्छा ये काम करेंगे और जितने अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करेंगे, उतना अच्छा, उतना ज्यादा इंपैक्ट होगा। इंपैक्ट अच्छा होने के लिए यहां पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना पड़ेगा, रिलीवेंट लोगों को जोड़ना पड़ेगा। चीजें क्लियर है पूरी पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इंपैक्ट ट्रांसमिशन की, हाँ या ना। यस, फटाफट बताओ मुझे, एक बार देख लो, कुछ लिखना है लिख लो, कोई डाउट है पूछ लो, तब तक मैं पानी पी के आया। अब मैं यही हूं, कुछ है तो पूछो तुम लोग। इजी है बेटा चैप्टर 4 या डिफिकल्ट लग रहा है, क्या बोलते हो। कैसा है, जनरलाइज चैप्टर है। जनरलाइज चैप्टर यूजुअली इजी होते हैं, जो इजीली समझने आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है ज्यादा। इजी लगेगा ही ना, पढ़ा कौन रहा है तुमको। चलो डन।
सर काइंडली एक्सप्लेन पॉलिसी कंटेंट अगेन। बेटा पॉलिसी कंटेंट, कंटेंट क्या होता है? मैं यहाँ पे आपको बुक में से पढ़ा रहा हूँ, ये बुक का कंटेंट है, समझ रहे हो? मैं आपको लेक्चर यहाँ पे ले रहा हूँ, ये लेक्चर का कंटेंट है कि ये सब चीजें। वैसे ही जो पॉलिसी बनती है, पॉलिसी का कंटेंट क्या होता है कि पॉलिसी किसके लिए एप्लीकेबल होगी, कितना पैसा हम देंगे, या जो भी उस पॉलिसी का टाइप है, वो पॉलिसी क्या है उसके ऊपर पूरी बात होती है। समझ रहे हो बात को? हाँ या ना? मतलब जो एक्चुअल पॉलिसी बनती है उसी को हम पॉलिसी कंटेंट बोलते हैं, पॉलिसी के अंदर क्या है। ठीक है, समझ रहे हो? चीजें क्लियर बेटा यहां तक? हाँ या ना? चलो सॉरी, ध्यान देना आप, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वन ऑफ द कंफ्यूजिंग पॉइंट्स एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ध्यान दो, अब धीरे धीरे चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आपका। देखो ऑलमोस्ट जो पहले के, ऑलमोस्ट अगर आप पहले के जो 6-7 पेजेस देखोगे ना, ये पूरा बैकग्राउंड ही था। अब आपका कहीं जाके एक्चुअल चैप्टर जो है, एक्चुअल कंटेंट जो है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, कौन से बेसिस पे, उसका इंपैक्ट क्या होना चाहिए उसके बेसिस पे। अगर हम पहला नाम देखेंगे तो प्रोटेक्टिव पॉलिसीज है, नाम में ही आपको कुछ समझ जाएगा। मैं पहले रीड करता हूं। दूसरा रिस्ट्रिक्ट करना है, तीसरे में रेगुलेट करना है, चौथे में फैसिलिटेट करना है। ध्यान देना, एक एक करके समझेंगे। जब मैं प्रोटेक्टिव पॉलिसीज की बात करता हूं, मतलब ऐसी पॉलिसी बनाओ जिससे हम हमारे लोगों को प्रोटेक्ट कर सके, राइट? फॉर एग्जांपल कोविड रिलेटेड पॉलिसीज बन गई। कोविड में लोगों को प्रोटेक्ट कैसे करना, उसकी कुछ पॉलिसी बनाओ ना यार, कि यहाँ हमने लॉकडाउन लगा दिया, ये प्रोटेक्टिव पॉलिसी कि हम हमारे लोगों को बचाने के लिए ये कर रहे हैं। समझ रहे हो? जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि यार इंडिया की स्थिति जब खराब थी उस टाइम पे हमने बाहर के लोगों को आना अलाउ कर दिया, पर जब इंडिया अच्छा ग्रो कर रहा था हमने बाहर के लोगों को नहीं लाया, बिकॉज वी वांटेड टू प्रोटेक्ट यहाँ का लोग जो है, इंडिया के खुद के जो बिजनेसमैन हैं, मैन्युफैक्चरर्स है, उनको प्रोटेक्ट करना भी हमारी जिम्मेदारी, हम उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे, तो हम बाहर के लोगों को नहीं लाएंगे। इंडिया के कंपनीज प्रोटेक्टिव एनवायरमेंट में ग्रो होंगे ताकि इन्हीं का चलेगा जो भी चलेगा। समझ रहे हो? ऐसे कोविड के केस में उन्होंने किया। नेक्स्ट रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज, तुम करो, तुमको जो करना है, बट हम रोक लगा लेंगे, इसके आगे तुम कुछ नहीं कर सकते। समझ रहे हो? जैसे कि कंपटीशन कमीशन के बारे में हमने बात की थी, उसके पहले एमआरटीपी होता था, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, अगर आपको ध्यान होगा तो, राइट? मतलब इसमें ये लोग क्या बोल रहे हैं कि आप मोनोपोली नहीं कर सकते, आपको हेल्दी कंपटीशन ही करना है, आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया ना यार एक बिजनेस को कि तू ये कर सकता है, तू ये नहीं कर सकता है, ऐसी पॉलिसीज बना दी। ऐसी पॉलिसीज जो बनती है इसको क्या बोलते हैं? रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज। हमने रेस्ट्रिक्ट कर लिया कि तू नहीं, तू भाई तू फॉरेन से पैसा नहीं ले सकता, इंडिया से पैसा ले, जितना लेना है ले। समझ रहे हो बात को? रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज। बात करते हैं रेगुलेटरी पॉलिसीज की। जब मैं रेगुलेटरी पॉलिसीज की बात करता हूं, सिंपली स्पीकिंग आरबीआई ने कोई पॉलिसी बनाई, सिंपली स्पीकिंग सेबी ने कोई पॉलिसी बनाई, रेलवे मिनिस्टर ने कोई पॉलिसी बनाई, और उस सेक्टर को, उस इंडस्ट्री को, उस डोमेन को वो पॉलिसी फॉलो करनी है, वो रूल्स है बेसिकली देखा जाए तो ये क्या है? रेगुलेट करने वाला, मतलब तुम करो, तुमको जो करना है ना तुम करो, और इस तरीके से तुम हमको रिपोर्ट करोगे, और फिर हम पॉलिसीज बनाएंगे रिस्ट्रिक्टिव नेचर की, तुमको मना करने के लिए। पहले इंफॉर्मेशन तो मिले। समझ रहे हो बात को? तो रेगुलेट करना एक अलग चीज होती है, और हमने देखा है नेक्स्ट चैप्टर में, जो 5वां चैप्टर है उसमें हमने देखा है कि रेगुलेटर्स किस तरीके से होते हैं। सेबी इज अ रेगुलेटर, आरबीआई इज अ रेगुलेटर, कंपटीशन कमीशन इज अ रेगुलेटर, आईआरडीए इज अ रेगुलेटर। ये रेगुलेटर्स को हमने स्टडी किया है डिटेल में, तो इनकी पॉलिसीज जो बनती है वो रेगुलेट करने के हिसाब से बनती है। कि आज से एग्रीकल्चरल बैंक्स नाबार्ड की सुनेंगे, नाबार्ड आरबीआई की सुनेगा, फॉर एग्जाम्पल। एंड लास्टली टॉकिंग अबाउट फैसिलिटेटिव पॉलिसीज, मतलब कोई चीज की फैसिलिटी देना, कोई चीज की फैसिलिटी देना। कैसी पॉलिसी? स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन महाराष्ट्र। समझ रहे हो? स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, देखो यहां लिखा हुआ है इन्होंने, स्किल डेवलपमेंट, एनएसडीसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। क्या करते हैं ये लोग? ये लोग बोलते हैं जरूरत जिसको है ना, कुछ लोग हैं जो पैसा नहीं दे सकते, कॉलेज में नहीं जा सकते, इनको थोड़ी वोकेशनल ट्रेनिंग दो ना यार। उस बच्चे को समझाओ कि लकड़ी ऐसे बनती है, लकड़ी ऐसी काटी जाती है, एटलीस्ट वो कारपेंटर का काम करेंगे, अपना घर चलाएंगा। इसको सिखा दो ड्राइविंग कैसे करनी है, इसको हेयर स्टाइलिस्ट में इंटरेस्ट है, उसको सिखा दो कि बाल कैसे काटने हैं, वो घर घर जाएगा, बाल काटेगा, पैसा कमाएगा अपने। तो तुम्हारी स्किल ग्रो करने के लिए तुमको स्किल आनी चाहिए, कोई भी चीज की बैलेंस शीट कैसे पढ़नी है, स्किल चाहिए। सीए का कोर्स कर लो, बट पैसा नहीं है सीए का कोर्स करने का। एनएसडीसी के पास छोटे मोटे कोर्सेस हैं, हाउ टू रीड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, टैली का कोर्स कर लिया, छोटी मोटी जॉब मिल जाएंगी, तुम तुम्हारा घर चला लोगे, घर बैठने की बात नहीं आएगी। समझ रहे हो? तो ये फैसिलिटेट कर रहे हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है, सुनामी आ गई, घर डूब गए, सब घर ही नहीं है, तो घर की फैसिलिटी ओपन करके दे दी गवर्नमेंट ने बोलते देख भाई हम एक बिल्डिंग बांध देंगे, सबको एक एक फ्लैट दे देंगे, उसमें रहो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम तुम्हारा पैसा बनाओ, बड़े फ्लैट में शिफ्ट हो जाओ। तो ऐसे फैसिलिटीज देना या डेवलपमेंट करना, ऐसे पॉलिसीज भी बन सकते हैं। समझ रहे हो बात को? हाँ या ना? मैं चाहता हूं कि आपके समरी बुक में आप अभी ही लेक्चर के दौरान ही इसको फटाफट लिख लें।
इसको आप शॉर्ट में कुछ चाहिए एग्जांपल दे सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने कोविड का एग्जांपल दिया। रेगुलेटिव में आप सेबी के पॉलिसीज हो गए, आईआरडीए के पॉलिसीज हो गए, ऐसा लिख सकते हो। रिस्ट्रिक्ट में आप नॉर्मल बिजनेस पॉलिसीज लिख सकते हो कि एक ही बिजनेस को हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, से एफडीआई से पैसा नहीं लेना है। फैसिलिटेटिव में आप स्किल इंडिया डाल सकते हो, यहाँ स्टार्टअप डाल सकते हो जिसको बिजनेस ओपन करना है बट पता नहीं है कैसे, उसको गवर्नमेंट फैसिलिटीज दे रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है कि क्या करना कैसे करना। चलो फटाफट देख लो, जिनके पास नोट्स है चाहिए तो नीचे का गो थ्रू कर लो, कोई भी दिक्कत आ रही है पूछ लो मुझे, जिनका हो गया बताना हो गया है, आगे बढ़ते हैं। डन। अरे हाँ ना, समझा नहीं समझा, कोई डाउट है क्या है? सर रिस्ट्रिक्टिव और रेगुलेटरी में डिफरेंस क्या है? वेट कर रहा था मैं इस क्वेश्चन का। रिस्ट्रिक्टिव मतलब वो पॉलिसी तुमको कोई भी चीज करने से रिस्ट्रिक्ट करती है, रेगुलेटिव पॉलिसी रिस्ट्रिक्ट नहीं करती, वो बोलती है हम नजर रखेंगे तुम पे, तुम इतना करो हम नजर रखेंगे, तुम ये तो कर ही नहीं सकते, और अगर तुम इसके अंडर मतलब जो भी हम नजर रख रहे हैं उसके अंदर अगर तुम कुछ कर रहे हो तो उसको टाइम टू टाइम रिपोर्ट करना है, और तुमको जो करना है वो तुम किस तरीके से करोगे वो तरीका हम बताएंगे, तो रेगुलेट करना हो जाता है। रिस्ट्रिक्ट करना मतलब तुम कर ही नहीं सकते, ये तुम कर सकते हो ये तुम कर नहीं सकते, सिंपल रिस्ट्रिक्टिव। और रेगुलेटिव मतलब क्या, तुम ये कर सकते हो बट इसको इस तरीके से करना और हमें बताना है कंटिन्यूस, हम नजर रखेंगे तुम्हारे ऊपर, इसी को बोलते हैं रेगुलेटिव पॉलिसीज। समझ रहे हो? चीज क्लियर है? हाँ या ना? बोलो। ठीक है चलो। लिकर बैन इज इन गुजरात इज रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी। यस, रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो ना, तुम लिकर बेच नहीं सकते गुजरात में, या फिर कोई पर्टिकुलर स्टेट में लिकर ज्यादा बेच सकते हो, फैसिलिटेट कर दिया वहां पे। समझ रहे हो बात को? हाँ है ना? या फिर कोई स्टेट में तुम बेचो बट हम जैसा बोलेंगे वैसा बेचो, रेगुलेटिव, वही पॉलिसी। समझ रहे हो?
ये जो लिकर बैन है ना गुजरात में, उसको प्रोटेक्टिव पॉलिसी के नजर से भी देखा जा, दैट इज रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी हाउएवर प्रैक्टिकली, बट उसको प्रोटेक्टिव पॉलिसी के नजर से भी देखा जा सकता है। लोगों को प्रोटेक्ट करना, लोगों को प्रोटेक्ट करना, कल्चर को प्रोटेक्ट करना, रिलीजन्स को प्रोटेक्ट करना, इसी के लिए तुम लिकर के पास मत जाओ, ऐसा भी हो सकता है। मतलब लिकर नहीं सेल करो, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स। चलो अभी वो चीज पे बात करेंगे जो हमने काफी बार ऑलरेडी देख लिया है। हम बात करेंगे कि इकोनॉमिक चेंज प्रोसेस जो है, जो 1991 में हुआ था, एलपीजी, एलपीजी गैस नहीं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इसको बात करते हैं इसके ऊपर, फिर थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं। सर आरबीआई भी तो बेनिफिट के लिए रेगुलेट करता है, तो क्या वो एक फैसिलिटेटिव पॉलिसी है? नहीं, देखो आरबीआई अगर बैंक को बोलता है कि तुम ज्यादा से ज्यादा लोन दो बिजनेसेस को इस सेक्टर के, तो अगर वहां पे देखा जाए तो ये कौन सी पॉलिसी होंगी? फैसिलिटेटिव, बिकॉज गवर्नमेंट बिजनेसेस के लिए फैसिलिटी दे रहा है। बट एट द सेम टाइम आरबीआई ने अगर बोला कि भाई हम लोन देंगे बट इस तरीके से देंगे, ये कंडीशंस फॉलो करेंगे, ये टर्म्स होनी चाहिए, तो ही हम लोन देंगे, ये आरबीआई का खुद का रेगुलेटिव पॉलिसी होगा। समझ रहे हो बात को? हाँ या ना? विश्वजीत क्लियर है? यस। अमोक पूछ रहे सर फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू इट इज रिस्ट्रिक्टिव, फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू इट इज रिस्ट्रिक्टिव, फ्रॉम पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू, कल्चर्स पॉइंट ऑफ व्यू इट इज प्रोटेक्टिव, यू कैन से। ठीक है, चीज क्लियर है बेटा? हाँ या ना? चलो एलपीजी की बात करते हैं। अगेन इसके ऊपर हमने डिस्कशन किया हुआ है, मैं आपको शॉर्ट में चीजें बताता हूं, ध्यान दो, समझ लो पहले चीज को, उसके बाद रीड करने का टाइम दूंगा, इसको रीड कर लेना, कोई भी चीज होगी तो अपन डिस्कस कर लेंगे। देखो, एक है लिबरलाइजेशन, दूसरा है प्राइवेटाइजेशन, तीसरा है ग्लोबलाइजेशन। ध्यान से सुनना, जब मैं लिबरलाइजेशन की बात करता हूं, लिबरल हो जाना, लिबरल हो जाना मतलब मुझे ज्यादा लेन देन नहीं है अभी, तो गवर्नमेंट लिबरल हो गई, गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन एज अ पॉलिसी इंप्लीमेंट किया, इकोनॉमिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली, हर तरीके से। गवर्नमेंट ने बोला भाई देख, पहले ना तू रास्ते पे थूकता था 500 लेते थे, अभी नहीं, अभी हम पकड़े तो पकड़ा गया तो लेंगे, हम स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे, वी आर नॉट स्ट्रिक्ट नाउ। एक बिजनेस को जो करना है तुम करो, बट तुमको एक लिमिट, एक बाउंड्री दी जाएगी, उसके बाहर तुम नहीं जा सकते, उसके बाहर गए तो पेनल्टी, बिजनेस बंद, फ्रॉड डिक्लेयर किया जाएगा। उसी के अंदर में अगर तुम काम कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, तुम करो, हमारी नजर तुम्हारे ऊपर रहेंगी, हम तुमको रेगुलेट करेंगे। हमने अलग अलग रेगुलेटर्स बना दिए, देखो सेबी बाद में आया, आईआरडीए बाद में आया, कॉम्पिटिशन एक्ट बाद में आया, रेगुलेटर्स बना दिए धीरे धीरे करके। इन्हीं पॉलिसीज के बाद रेगुलेटर्स ध्यान देंगे, पॉलिसीज बनाएंगे, तुम उनको फॉलो करोगे और वो तुम्हारे ऊपर ध्यान देंगे, बट हम तुमको कुछ करने से मना नहीं करेंगे। रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज बनाना कम कर दिया गया इस पीरियड में, राइट? एग्जाम्पल्स, लाइसेंस इशू करना, पहले हर चीज का लाइसेंस लेना पड़ता था। 1991 में गवर्नमेंट ने बोला नहीं, कुछ कुछ चीजों में, न्यूक्लियर वेपन्स, आर्म्स एम्यूनिशंस, लिकर, ऐसे दवाइयां लेना, फार्मास्यूटिकल, इन्हीं चीजों में तुमको लाइसेंस। जहां पे फूड क्वालिटी है, रेस्टोरेंट्स, पहले रेस्टोरेंट्स कम हुआ करते थे, क्यों? बिकॉज एफएसएसएआई का लाइसेंस नहीं मिलता था। फूड क्वालिटी जो होती है ना, वो तुम नहीं बना सकते, मतलब तुमको उतनी क्वालिटी का नहीं बनाने आता, ऐसा डिक्लेयर किया जाता था। हालांकि लोग खाना अच्छा बना लेते थे, बट नहीं, बिकॉज रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज थी, इन्होंने उठा लिया, इन्होंने बोला नहीं, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम रिस्ट्रिक्शंस कम कर देंगे। आर्म्स एम्यूनिशंस में रिस्ट्रिक्शन स्ट्रिक्ट, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस कम। अगर तुमको टूथपेस्ट बेचना ना, उसमें तो रिस्ट्रिक्शंस ही नहीं, तुम बिंदास बेचो। मतलब इन्होंने कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया चीजों को। समझ रहे हो बात को? हाँ या ना? ठीक है, अब एक काम करो, लिबरलाइजेशन को पढ़ लो। ये टेबल 4 नहीं पढ़ना है, वो एक कैजुअल रीडिंग के लिए है, उसमें से आपको एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। ये एक पैराग्राफ है और ये नीचे का एक पैराग्राफ है, ये वाला, ये 2 पैराग्राफ्स आपको पढ़ने हैं। फटाफट पढ़ो, मैं उसमें कुछ चीजें अंडरलाइन भी करके देता हूं, उनको आपने मार्क भी करके रखना है। ठीक है, उसके बाद प्राइवेटाइजेशन समझाता हूं, फिर उसको देख लेना। अच्छा, इसमें एक चीज का जिक्र किया गया है जो मैंने आपको नहीं बताया है, ध्यान देना, सुन लो,
उस चीज को। इसमें ये बता रहे हैं ये लोग कि यार कई जगह पर ना एक सिस्टमेटिक प्रोसेस फॉलो किया गया है लिबरलाइजेशन का। मतलब डायरेक्टली तुम लाइसेंस मतलब ऐसा नहीं, पहले रेस्ट्रिक्शंस कम किए हैं, फिर और कम किए, फिर और कम किए, और फिर एंड में रेस्ट्रिक्शन निकाल दिया कि अब तुम डायरेक्ट कर सकते हो। ऐसे भी चीजें हैं, ऐसे भी सेक्टर्स है, वो यहाँ पे बताया गया है। फटाफट देख लो।
विश्वजीत, यस, फर्टिलाइजर सेक्टर्स वगैरह में भी है बट काफ़ी कम हद तक है। एंड ये डिपेंड करता है, लाइक अभी जैसे आप और मैं इतना, लाइक मेरा तो वो फील्ड ही नहीं है, मैंने कभी उस फील्ड में ज़्यादा स्टडी नहीं किया है, सो शायद मुझे इतना कुछ पता नहीं है उसमें, बट हाँ होता तो ज़रूर है। बिकॉज पहले जो चीज़ें हुआ करती थी कि आप इसी लैंड पे फार्मिंग कर सकते हो, ये इतनी ही लैंड एग्रीकल्चर की है वगैरह, इसके रेस्ट्रिक्शंस हटाए गए थे बाद में। ठीक है। बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन की, फिर मैं आपको इसको पढ़ने के लिए दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेटाइजेशन में अलग अलग टाइप्स के प्राइवेटाइजेशन भी है, उस पर भी अपन बात करेंगे, ध्यान देना। एक काम करते हैं, 10 मिनट का ब्रेक ले लो, पहले ब्रेक ले लो फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो।
हेलो। हेलो। चलो गाइस, ऑल क्लियर, आवाज आ रही है? लाइव बैच वालों, before moving on to one of the important MCQ questions, that is privatization में भी conceptualize in following types, इसके टाइप्स के ऊपर क्वेश्चन आता है। प्राइवेटाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन नहीं आता है यूजुअली, बट आप समझते प्राइवेटाइजेशन होता क्या है। सी, जैसे जैसे धीरे धीरे गवर्नमेंट इंडिपेंडेंस के बाद अलग अलग प्लान्स बनाने लगी। आपने 5 ईयर कमीशन की बात सुनी होगी, 5 ईयर्स का कमीशन प्लान बनता था। यानी कि ये क्या करती थी, कमिटी थी 5 ईयर्स की कमिटी, ये एक प्लानिंग करके अगले 5 साल में इंडिया में क्या क्या चीजें करनी है, बीट इंफ्रास्ट्रक्चर, बीट एजुकेशन, बीट हेल्थ केयर, जो भी चीजें हैं, इसके लिए प्लान्स बनाती थी। फिर वो प्लान्स को डिवाइड करके आगे बढ़ती थी, जिसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने नीति आयोग करके उसको अलग नाम देकर उसको स्टार्ट किया फिर से। मतलब वो एंटिटी बंद कर दी और ये नीति आयोग स्टार्ट कर दी। काम सेम है इनका लगभग। नाउ ये यहाँ पे जब काम करने लगे तो उनको धीरे धीरे समझने आया कि यार हमें ये भी करना है, हमें ये भी करना है, हमें फॉरेन में लोगों के साथ अच्छा रिलेशन भी मेंटेन करना है, हमको पॉलिटिकल सपोर्ट भी मेंटेन करना है, सोशली भी हमें एक्टिव रहना है, पैसा भी हमें कमाना है, सब कुछ करना है। तो इन सब चीजों में हम एक पर्टिकुलर बिजनेस कहाँ चलाएंगे और एक्सपर्टीज कहाँ आएगी, नॉलेज कहाँ आएगा? हमें तो एक्सपीरियंस नहीं है उन चीजों का। सपोज इंश्योरेंस कंपनी चलानी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, लॉस में कंपनी, बीएसएनएल के वांदे लगे पड़े, आपको पता है। अब एयरटेल में उनका डोमेन है, वो जियो में उनका डोमेन है कि किस तरीके से टेलीकम्युनिकेशन को चलाना है। बीएसएनएल में कौन देखेगा? हु इज रिस्पॉन्सिबल, हु नोज, किसको पता ही नहीं है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? गलतियां होते रहेंगी और एडुकेट कौन करेगा लोगों को उन चीजों में? तो ये सब रिस्ट्रिक्शंस आने लगे। तो ना बोले काम करते हैं, सिंपल चीज, टैक्स रेट बढ़ा दो, कंपनीज को बोल दो प्राइवेटाइजेशन। मुकेश अंबानी को बोलो भाई आजा, ये लेके जा बीएसएनएल, तू उसको चला अच्छे से, बात खत्म ना। ही हैज एक्सपीरियंस, ही हैज पीपल, ही हैज टीम, वो टाइम दे सकता है, उसके पास नॉलेज है, उसके पास उस चीज का एक्सपीरियंस है, वो इंसान कर लेगा ना। और हम तो हमारा शेयर ले ही रहे हैं टैक्सेस के थ्रू। ये कंसेप्ट है प्राइवेटाइजेशन। ये धीरे धीरे 1991 के बाद बढ़ गया, आज तक इसका बढ़ता हुआ ग्रोथ हमको दिख ही रहा है। ठीक है, ये तीनों पैराग्राफ पढ़ने हैं आपको, मैं कुछ मार्क करके दे रहा हूं, उसको मार्क करना है, फिर हम टाइप्स पे जाएंगे। टाइप्स से पहले मत जाओ, शायद कंफ्यूज हो जाओगे, हम उसके बाद टाइप्स पे जाएंगे। ठीक है, चल। देखो ये क्या बोल रहा है, हायर फ्लेक्सिबिलिटी या स्कोप ऑफ इनोवेशन। लाइक अगर 10 लोग हैं, और इसमें क्या बोलते हैं अपना टेलीकम्युनिकेशन में, टेलीकम्युनिकेशन में अगर 10 लोग हैं आज, तो ये 10 के 10 लोग कोई ना कोई आपको ज्यादा कम रेट देगा, कोई फैसिलिटी अच्छी देगा, कोई आपको नेटवर्क सिग्नल अच्छा देगा। ये लोग बेटर एंड बेटर करने की कोशिश करेंगे, इनोवेट करेंगे कम से कम पैसे में, ताकि आपको कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा सर्विस दी जाए। ऑल्सो यहाँ पे नेगेटिव इंपैक्ट क्या हो रहा है? नेगेटिव इंपैक्ट ये हो रहा है, अगर आप देखोगे तो, कि यार एम्प्लॉय को अगर गवर्नमेंट जॉब करना है तो उसको कोई नहीं निकाल सकता। प्राइवेट में तूने काम नहीं किया, निकाल देंगे, फियर ऑफ डिसलोकेशन और टर्मिनेशन। एट द सेम टाइम जो इनोवेशन की बात कर रहे अपन, मुझे बताओ, आपको आईआरसीटीसी की कंपनी जो रेलवेज वगैरह चला रही है, सब मैनेज कर रही है वहां पे, ये कंपनी को कंपटीशन ही नहीं है, तो आपको कम रेट में ज्यादा अच्छे सर्विस कोई देगा ही नहीं। मतलब उनको ही देना है जो भी देना है। वो बोलेंगे ₹1,00,000 तुम ₹1,00,000 दे दोगे, वो बोलेंगे 10,000 तुम 10,000 दे दोगे। बट हाउएवर इफ यू सी, अगर आप देखते हो जो प्राइवेट सेक्टर है, यहाँ पे कितना ज्यादा कॉम्पिटिशन हो सकता है, और हेल्दी कॉम्पिटिशन है यार। ये पॉइंट को मार्क करके रखो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस वाला पॉइंट को।
पढ़ के हो गया हो तो बताओ, कोई डाउट्स हो तो बताओ। गाइस हो गया या नहीं? लाइव वालों, रिकॉर्डेड वालों? चलो, मैंने कुछ स्टार मार्क करा है। अमोघ आपके क्वेश्चन पे बाद में आता हूं। मैंने कुछ स्टार मार्क किया है सेकंड पैराग्राफ में। सी कैसा होता था, गवर्नमेंट क्या बोलेंगी, मुझे तो पैसे से मतलब है, पैसा चाहिए मुझे, इलेक्शन आने वाले हैं आगे, राइट। अब ये पैसा कहां से आएगा? प्रॉफिट मेकिंग कंपनी से। तो गवर्नमेंट ने बोला देख, जो कंपनी प्रॉफिट बनाएगी वो मेरी, जो कंपनी लॉस बनाएगी वो मैं बेचने को तैयार हूं, वो मैं तेरे को दे दूंगा, तू चला। अब मुझे बताओ, एक प्राइवेट बिजनेसमैन जिसको सिर्फ पैसे से मतलब है, वो क्यों कोई भी बिजनेस को खरीदेगा जिसमें प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, जिसमें लॉसेस लगे पड़े हैं? तो गवर्नमेंट को अलग अलग स्कीम्स, अलग अलग पॉलिसीज निकालने पड़े और उसके तहत इन बिजनेसेस को सेल करना पड़ा। जैसे कि अगले 10 साल तक टैक्स मत दो, तुम्हारे पास, तुमको जो भी चीज हमारे से चाहिए हम तुमको फ्री में दे देंगे, तुम्हारे पास से पैसा नहीं लेंगे। ऐसे एन नंबर ऑफ थिंग्स उनको फ्री में दिए गए थे, उनको एनकरेज करने के लिए, ताकि वो आगे बढ़े और कंपनीज को खरीदे। और जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज थी उनको पार्ट्स एंड पार्सल्स में सेल किया गया। समझ रहे हो? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकता है। अमोघ एक क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाई डज गवर्नमेंट प्राइवेटाइज प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज? रिसेंटली देयर वाज अ न्यूज रिगार्डिंग प्राइवेटाइजेशन ऑफ बीपीसीएल। बिहाइंड द सीन्स बात करते, जो हमें नहीं दिखता है, कई बार गवर्नमेंट ने एक प्राइवेट कंपनी को इन्वॉल्व कर लिया, एक गवर्नमेंट कंपनी को सेल करने के लिए एक प्राइवेट कंपनी चुनी, जिस कंपनी ने उनको आगे जाके पैसा दे दिया इलेक्शंस के लिए, उनके पार्टी को फंड कर दिया। तो ये गवर्नमेंट के कोई छुपे हुए मोटिव्स भी हो सकते हैं। ये मैंने यहां नहीं बोलना चाहिए आपको लेक्चर में, बट आपको समझेगा अगर मैं ये बोलूंगा तो जरूरी नहीं न्यूज आया, स्पेकुलेशन बढ़ गया, उससे स्टॉक मार्केट बढ़ गया, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, स्टॉक मार्केट गिर गया, कुछ भी हो सकता है। तो स्पेकुलेशंस भी होते हैं ऐसे चीजों के, या फिर सच में भी ऐसी डीलिंग्स होती है जस्ट बिकॉज ऑफ सम पॉलिटिकल रीजंस, जस्ट बिकॉज ऑफ सम सोशल रीजंस, पॉसिबल हो सकता है। अमोघ, आई होप योर डाउट इज क्लियर। आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे चैप्टर के। समझ लेते हैं ये स्टूडेंट इजीली, मतलब मैं नहीं भी समझाऊंगा तो भी आप समझ जाओगे शायद, बट एग्जाम में कंफ्यूजन देगा ये आपको 101%। देखो ये क्या बात करता है, दो चीजें हैं, देयर आर टू थिंग्स व्हेन वी टॉक अबाउट प्राइवेटाइजेशन। दो चीजें आती है सामने, एक है ओनरशिप, कि ओनर कौन है कंपनी का, और दूसरा है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। सर ये क्या बात हुई, दोनों सेम है ना? नहीं, दोनों अलग अलग है।
अगर मैं कंपनी की बात करता हूं तो अगर आप कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करते हो, ये कंट्रोल एंड मैनेजमेंट करता है पूरा। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से 10 में से 7 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके हैं तो ये आपका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है। अगर कंपनी के शेयर होल्डर्स की मैं बात करूं तो 90% शेयर होल्डर्स आपके पास, तो आप ओनर हो जाता। ये इसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, बट है तो दोनों अलग अलग ना। तो कई जगह पे ये गवर्नमेंट के पास है, कई जगह पे सिर्फ ये गवर्नमेंट के पास है, कई जगह पे दोनों गवर्नमेंट के पास है, कई जगह पे दोनों प्राइवेट के पास है। जब मैं डेलीगेशन की बात करता हूं, पहले वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं, जब मैं डेलीगेशन की बात करता हूं, डेलीगेशन मतलब क्या? अगर एक कंपनी है और ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है, समझो गवर्नमेंट कंपनी क्या करती है, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। गवर्नमेंट कंपनी बोलती है यार देखो इसका मार्केटिंग हम नहीं संभाल पा रहे हैं, हमको कोई एक्सपर्ट चाहिए। एक्सपर्ट एजेंसी के पास गए, उनको ला लिया, उनको डेलीगेट कर दिया मार्केटिंग। मतलब उनको बोल दिया तुम इतनी सी चीज संभालो, तुम ये डोमेन संभालो, तुम ये डिपार्टमेंट संभालो। हम एचआर का डिपार्टमेंट नहीं संभाल सकते, हम अकाउंट्स नहीं संभाल सकते, हम फाइनेंस नहीं संभाल सकते, उसके लिए लोग लाओ, उनको डेलीगेट करो, वो टास्क करेंगे, तुमको रिपोर्ट करके दे देंगे। तो डेलीगेशन, कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, एग्रीमेंट बनाओ, फ्रेंचाइजी लो, ग्रांट दो, जो भी करना है करो, डेलीगेट करो। क्या डेलीगेशन में आपका ओनरशिप और कंट्रोल एंड मैनेजमेंट की अगर मैं बात करता हूं, दिस इज डेलीगेशन, दिस इज डिवेस्टमेंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर मैं डेलीगेशन में बात करता हूं तो क्या ओनरशिप गवर्नमेंट के पास है? बिल्कुल हाँ। क्या कंट्रोल एंड मैनेजमेंट गवर्नमेंट के पास है? बिल्कुल हाँ। दोनों भी चीजें गवर्नमेंट के पास है, बट फिर भी प्राइवेटाइज्ड है। क्यों? बिकॉज एक पर्टिकुलर सेक्टर जो है काम करने का, वो दे दिया गया है, डेलीगेट कर दिया गया है। समझ रहे हो? यहां देखो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है चीजों के लिए। डिवेस्टमेंट की बात करते हैं, गवर्नमेंट क्या करता है डिवेस्टमेंट में? पार्शियल ओनरशिप एंड पार्शियल रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर देता है, सेल कर देता है, सरेंडर कर देता है। समझ रहे हो? पार्शियल ओनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये वाला, एंड सेल्स मेजॉरिटी स्टेक टू वन और मोर प्राइवेट पीपल। यानी कि अगर मैं डिवेस्टमेंट की बात करता हूं तो जो ओनरशिप होता है ये पार्शियल, और अगर मैं ये भी बात करूं कंट्रोल एंड मैनेजमेंट यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी और ये भी दोनों भी पार्शियल है। समझ रहे हो बात को? हाँ या ना? पार्शियल, मेजॉरिटी स्टेक होगा बट पार्शियली, मतलब पूरा नहीं, पूरे से कम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब प्राइवेट एंटिटी इतनी बड़ी हो गई, जियो इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा हो गया जियो कि ऑटोमेटिकली डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया बीएसएनएल को मार्केट से, ऑटोमेटिकली खुद से हो गया ये। समझ रहे हो? तो ऑटोमेटिकली ये हो रहा है, मतलब देखो ये एक्सपांड करेगा प्राइवेट और ग्रेजुअली धीरे धीरे करके डिस्प्लेस कर देगा गवर्नमेंट एंटरप्राइज को। समझ रहे हो? जैसे मोनोपोली ऑफ ये और ये हैज बीन डिस्प्लेस्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर। तो एक बार ये हो गया तो यहाँ पे भी प्राइवेट सेक्टर का ओनरशिप आ जाएगा और कंट्रोल एंड मैनेजमेंट भी प्राइवेट सेक्टर का हो जाएगा। एंड लास्टली डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब अपना स्टेक निकाल दिया और उसको बेच दिया, सेलिंग अ पोर्शन ऑफ ओनरशिप। ये पोर्शन ऑफ ओनरशिप सेल कर दिया। ये क्या है? ये गवर्नमेंट के पास भी रह सकता है और ये प्राइवेट के पास भी रह सकता है, डिपेंडिंग फ्रॉम केस टू केस। आप लोग इसको लिख सकते हो, ऊपर की चीज को पढ़ सकते हो। ये हो गया तो आपका मेजोरिटी पार्ट चैप्टर का कंप्लीट हो जाता है। अमोक का क्वेश्चन है, सर पासपोर्ट सेवा केंद्र में टीसीएस अगर आईटी डिपार्टमेंट संभालता है देन इज इट डेलीगेशन? यस बेटा, इट इज डेलीगेशन। ठीक है,
डन। चलो बात करते हैं एफडीआई की। मुझे बताओ एफडीआई होता क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, यानी कि इंडिया के बिजनेस में, इंडिया के बाहर के लोग इंडिया के बिजनेस में कैसे पैसा डाल सकते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे अगर आप देखोगे कुछ कुछ सेक्टर्स को इंडिया में 26% एफडीआई अलाउड है, कुछ कुछ को 49 अलाउड है, कुछ कुछ को 51 अलाउड है। मैं यहां लिखता हूं 26%, 49% एंड 51%। टेल मी वन थिंग, ये परसेंटेजेस ऐसे ही क्यों है? वाई? कोई रीजन होगा ना। अगर आप 26% बाहर के कंपनी को यहां पे आने देते हो, आपके कंपनी में पैसा डालने देते हो, वो आपका एसोसिएट कंपनी बन जाता है। शायद आपको कंपनीज एक्ट में, लॉ में ये पढ़ाया होगा, एसोसिएट कंपनी बन जाता है, मतलब आप उसके साथ जुड़े हुए हो। अगर 49% है तो ये मैक्सिमम है जो आप उसको दे सकते हो विदाउट ट्रांसफरिंग डिसीजन मेकिंग पावर। क्योंकि 51% अगर आ गया, 51% तो डिसीजन मेकिंग, यहां आप बोल सकते हो कंट्रोल, ये कंपनी का कंट्रोल चला जाएगा फॉरेन कंपनी के पास। समझ रहे हो? ओनरशिप ही चली जाएगी, 51% डिसीजन मेकिंग सब वो करेंगे, तुमको सुनना पड़ेगा। तो ये बांटा गया है, बाद में टाइम दूंगा लिखने को, अभी मत लिखना। तो इस तरीके से अलग अलग सेक्टर्स में कंपनीज ने अलग अलग तरीके से इसको डाला हुआ है। ऑल्सो गवर्नमेंट बोलती है कुछ सेक्टर्स में एफडीआई प्रोहिबिटेड है। अब एफडीआई को इंडिया में आने के दो रूट है, एक है ऑटोमेटिक रूट, एक है गवर्नमेंट रूट। जो ऑटोमेटिक रूट है, ऑटोमेटिक रूट वो होता है जिसमें आप बिंदास एफडीआई ला सकते हो, इसमें आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, राइट? देयर इज नो अप्रूवल यू नीड टू रिक्वायर। बट अगर आप गवर्नमेंट रूट से आते हो, मतलब ऐसी चीजें जो गवर्नमेंट बोलती है मुझे पता होना चाहिए, जब इंडिया में कोई इन्वेस्ट कर रहा है उसके लिए आपने गवर्नमेंट के पास जाना है, गवर्नमेंट को बोलना है भाई मुझे इंडिया में ये कंपनी पसंद है, मुझे उसमें पोटेंशियल दिख रहा है, आई वांट टू इन्वेस्ट मनी एंड दे आर आल्सो रेडी टू टेक माय इन्वेस्टमेंट, प्लीज अलाउ अस। वो अलाउ कर देंगे, साइन मार के दे देंगे, आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बट ऐसे चीजें हैं जिसको प्रोहिबिटेड किया गया, यानी कि मना किया गया है कि आप गवर्नमेंट की परमिशन क्या, ये कोई भी रूट में नहीं आ सकता, ना ऑटोमेटिक रूट में आ सकता है ना गवर्नमेंट रूट में आ सकता। तो एक्चुअली देयर आर थ्री रूट्स, वन इज ऑटोमेटिक, वन इज गवर्नमेंट एंड वन इज प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड रूट से आ ही नहीं सकते तुम, रूट ही बंद है वो। समझ रहे हो बात को? हाँ है ना? ऐसे क्यों? ऐसे क्यों होता होगा? ऐसी चीजें जिससे देश को खतरा है, जिससे देश के लोगों को खतरा है, वो सब चीजें यहां पे कवर की गई है। जिससे देश को खतरा है, देश के लोगों को खतरा है, वो सब चीजें यहां पे कवर की गई है। प्रोहिबिटेड में देखना, प्रोहिबिटेड में जरा 9 थिंग्स आर देयर इन प्रोहिबिटेड। पहला एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी, अगेन एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, पूरे देश को खतरा है, नहीं, जरूरत नहीं है। अगर इंडिया के बाहर किसको कंट्रोल दे दिया कि तुम आओ 90% इसमें पैसा डाल दो, वो इंडिया को उड़ा के चला गया तो पॉसिबल है ना यार। लॉटरी बिजनेस जहां से पैसा बहुत आ रहा है, इलीगल चीजें नहीं बट लीगल ही है, बट ये लीगल चीजों में जहां पे लोग ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं और स्पेकुलेशन इन्वॉल्व है, तो लॉटरी बिजनेस, गैम्बलिंग, बेटिंग और चिट फंड या निधि कंपनीज ऑल्सो। मैंने निधि कंपनीज के ऊपर मेरे टेलीग्राम पे एक इमेज डाला था बहुत अच्छा, जिसको आप देख सकते हो, मैं आपको फिर से फॉरवर्ड कर देता हूं। सो वो चिट फंड एंड निधि कंपनीज के बारे में एक्सप्लेन करता है, 10 दिन में पैसा डबल, ऐसे टाइप की चीज है। सो यहाँ पे स्पेकुलिंग एक्सेट्रा इन्वॉल्व है, स्पेकुलेशंस। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चरल, नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट एग्रीकल्चरल, व्हेन आई टॉक अबाउट एग्रीकल्चरल, When I talk about agricultural, agricultural allowed नहीं है। Why? Because इंडिया का प्राइमरी ऑक्यूपेशन, इंडिया के बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व है, बट फ्लोरिकल्चर अलाउड है, एक्सक्लूडिंग लिखा हुआ है, प्रोहिबिटेड एग्रीकल्चर एक्सक्लूडिंग, ये सब चल जाएगा, राइट? प्लांटेशन एक्सक्लूडिंग है, बट अदर देन टी प्लांटेशन के अलावा जो है वही सिर्फ ब्लॉक्ड है। समझ रहे हो बात को? हाँ या ना? राइट। नेक्स्ट हाउसिंग रियल एस्टेट, तुम यहां आके बिल्डिंग बना नहीं सकते, तुम 25% पैसा डालो ना, 25% पैसा डालो, बट वो भी कहां? डीलर्स में डालो, बाकी जगह पे डालो, रियल एस्टेट में नहीं। टीडीआर, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, टीडीआर की मीनिंग पता है किसी को? लाइव बैच वालों कोई बता सकता है? ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट, एक बिल्डर है, उसको एक जगह पे बिल्डिंग बनानी है, उसको परमिशन मिली 15 फ्लोर की बिल्डिंग बनाने के लिए, हाउएवर इसको सिर्फ 10 फ्लोर की बनानी है, 5 फ्लोर जो बच गए हैं ये डेवलपमेंट राइट है इसके पास, ये 5 फ्लोर डेवलप कर सकता है, बट इसको नहीं करना है, इसको काम हो गया उतने में, प्रोजेक्ट हो गया 10 फ्लोर में, इसने 5 फ्लोर दूसरे बिल्डर को सेल कर दिया या अपने ही दूसरी प्रॉपर्टी पे यूज कर लिया, ट्रांसफर कर दिए डेवलपमेंट राइट्स को। समझा क्या? हाँ या ना? राइट। नेक्स्ट सिगार्स, चेरूट्स, सिगरेट्स, टबैको प्रोडक्ट्स नॉट अलाउड, तुम इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। पता चला कल जाके सिर्फ टोबैको की ही ऐड दिख रही है, अगर फॉरेन कंपनी को इतना कमाना हो तो। समझ रहे हो बात को? हाँ या ना? राइट। चलो अभी देखना यहां पे इस चीज को अंडरलाइन करो, ये अपन ने देखा कहीं 100 है, कहीं अलग अलग है,
बोन ऑफ कंटेंशन देखो यहाँ पे बीसीआर में अपन ने पढ़ा था, बोन ऑफ कंडीशन सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट रहा है हमेशा, एफडीए, राइट। हाँ, ये देखो मल्टी ब्रांड रिटेल है, डिफेंस है, अलग अलग जगहों पे। मल्टी ब्रांड रिटेल यानी कि क्या, जैसे कि आप देख सकते हो कि एक एक शॉप का नाम है और उसमें अलग अलग टाइप के ब्रांड है, शॉप और स्टॉप, मल्टी ब्रांड रिटेल। बिग बाजार मल्टी ब्रांड रिटेल, अलग अलग ब्रांड्स, और सिंगल ब्रांड रिटेल भी होता है, जैसे एप्पल एक ही ब्रांड है अपने इसमें बेचता है, राइट। देखो मीडिया डिफेंस, इंडिया का सिक्योरिटी इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, इसके लिए नो एफडीआई शुड बी प्रमोटेड, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे एफडीआई अलाउड है कुछ हद तक अभी। इंश्योरेंस बिजनेस में भी सेम चीज है, एफडीआई लिमिट हैज बीन कैप्ड। कितने रूट है, नो अप्रूवल थ्रू ऑटोमेटिक रूट है और गवर्नमेंट रूट है उसके बाद यहाँ पे, राइट। बट कुछ कुछ प्रोहिबिटेड भी है, जैसे यहाँ पे एटॉमिक, लॉटरी, गैम्बलिंग, चिट फंड, निधि, एग्रीकल्चरल, प्लांटेशन, रियल इस्टेट, टीडीआर्स एंड टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स। चलो 2 मिनट में फटाफट इन चीजों को देख लो। अनुराग क्लास के बाद सिर्फ मुझे एक मैसेज डाल देना, मैं करता हूँ शेयर। हो जाएगा, मैं शेयर करता हूँ, ठीक है। क्लास के बाद सिर्फ मुझे एक बार व्हाट्सएप पे याद दिलाना।
चलो, अब यहां से कुछ न्यू टर्म्स है जो पहले नहीं थे, जो यहां पे इंट्रोड्यूस किए गए हैं। अगर आप देखोगे ना, ये दोनों टर्म्स ये पहले नहीं थे, ये अभी इंट्रोड्यूस किए गए हैं। दोनों भी टर्म्स, ये एक शॉर्ट में था, ये नहीं था, इन दोनों को अभी इंट्रोड्यूस किया गया है। FII मतलब क्या? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स। सिंपली स्पीकिंग अगर मैं बात करूं, ये लोग ना लार्ज फॉरेन के ग्रुप्स होते हैं। फॉरेन में ग्रुप साथ में आता है, 10-15 लोग साथ में आ जाते हैं, कंपनीज बोलो, इंडिविजुअल्स बोलो, पार्टनरशिप फॉर्म्स बोलो, और ये साथ में मिलकर इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। FDI में सिंगल सिंगल, यहां पे साथ में आके इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, मैं रीड करने का टाइम दूंगा और तुम्हारे क्वेश्चंस पे आंसर करूंगा। अब एक काम करो, आपको 5 मिनट देता हूं, ये पूरा प्रॉपरली रीड करना है। जो भी नहीं समझा मार्क करो, पूछो। प्रॉपरली रीड करो, जो भी नहीं समझा मार्क करो, पूछो। आप नहीं भी पूछोगे तो भी मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, पहले एक बार देख लो। गो फॉर इट फास्ट। इसमें थोड़ा सा उल्टा कंसेप्ट जाते हैं, गो फॉर इट फास्ट, देख लो। सर व्हाट इज हेज फंड? बेटा चैप्टर 6 कवर किया है अपन ने। हेज फंड्स वो फंड्स होते हैं जो आप परचेस करते हो आपका रिस्क कम करने के लिए। हेजिंग स्ट्रेटेजी देखिए ना अपन ने उसमें। डन, समझने आया?
ध्यान देना, ये जब एफआईआई की बात करता है, जैसे एफआईआई लार्ज ग्रुप है, जैसे अपन म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं ना, वैसे ही तरीके से एफआईआई काम करता है। तो हमने म्यूचुअल फंड्स में क्या देखा था चैप्टर नंबर 6 में, कि म्यूचुअल फंड अगर मैं इंडिया में बात करूं तो एक ग्रुप है, यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ लोग हैं जो एक्सपर्ट है उस चीज में, और वो हमारा पैसा लगा रहे एक जगह से दूसरी जगह पे। इन दी सिमिलर मैनर इनके पास स्ट्रॉन्ग रिसर्च टीम है। ये स्ट्रॉन्ग रिसर्च टीम क्या करते हैं कि इस इंडिया में ये कंपनी से जो बुलिश मार्केट में, यानी कि इनका मार्केट बढ़ रहा है, इसमें पैसा डाल दो, और जब मार्केट कम हो जाएगा इंडिया से पैसा निकालो, दूसरे कंट्री में डाल दो, यूएस में डाल दो, अगर कोई इंग्लैंड से पैसा डाल रहा है तो एट द सेम टाइम काफी नेशनल गवर्नमेंट से, काफी क्या हर नेशनल गवर्नमेंट चाहेगी कि एफडीआई की पैसा आते रहे धीरे धीरे और अचानक से निकाला ना जाए, ताकि कंपनीज को उस कंट्री में लॉस ना हो। बट एफआईआई इन्वेस्टमेंट एक बार लॉस होने लगा कि वो पैसा निकाल देते हैं। अब जैसे बाहर के लोग इंडिया में पैसा डालते हैं, वैसे इंडिया के लोग भी बाहर पैसा डालते हैं, आउटवर्ड एफडीआई, जिसको इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडिया अब्रॉड भी बोलते हैं। तो इंडिया के लोग अब्रॉड में भी यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपको, ठीक है। आई होप आपने ये देख लिया होगा। आज आप चाहिए तो समरी रीड कर लेना, ऊपर जो हमने एंशिएंट इंडिया वगैरह की हिस्ट्री देखी थी, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, उनको आप रीड कर सकते हो। आज मैं ये फाइल तो शेयर करूंगा ही जरूर आपके साथ, लेक्चर भी अपलोड कर रहा हूं अगर किसको देखना है तो। कल हम इसके एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे एंड हम चैप्टर नंबर 3 का एक बार देख लेंगे कि क्या करना है, किस तरीके से करना है, ठीक है। कल मिलते हैं एंड अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर। कोई भी डाउट हो तो पूछो, मैं 2 मिनट के लिए यही हूं। लाइव बैच वालों, रिकॉर्डेड वालों कोई भी डाउट रहा आप व्हाट्सएप कर सकते हो।